प्रभावित कर रहे थे। तो शुरुआत बिल्कुल उसी दौर से करते हैं जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, प्रागैतिहासिक काल, यानी वो समय जिसे समझने के लिए केवल पत्थरों का सहारा है। जी, वो दौर जब इंसान ने बस औजार बनाना शुरू ही किया था। रायगढ़ जिले के सिंगनपुर और कबरा पहाड़ जैसी जगहों के पुरातात्विक नोट्स बताते हैं कि वहां से पुरापाषाण काल के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। मतलब ऐसे औजार जिन्हें इंसान सीधे अपने हाथों से पकड़कर इस्तेमाल करता था। और इसके बाद समय का पहिया थोड़ा आगे घूमता है और मध्य पाषाण काल तक आते आते औजारों का रूप बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, लंबे फलक और अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के आकार वाले औजार सामने आते हैं। देखिए, औजारों के आकार में ये बदलाव केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं थी, बल्कि ये इंसानी दिमाग के विकास का बहुत बड़ा सबूत है। आधा चांद जैसा आकार या छोटे और नुकीले औजार बनाने का मतलब है कि इंसान अब दूर से शिकार करने की तकनीक सीख रहा था। मतलब वो अपनी ऊर्जा बचाना और सटीकता बढ़ाना सीख रहा था। बिल्कुल। और जब हम नवपाषाण काल के साक्ष्यों पर नजर डालते हैं तो बालोद के अर्जुनी और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी के नोट्स एक बहुत बड़ी क्रांति की ओर इशारा करते हैं। जहां इंसान ने सिर्फ शिकार करना छोड़ दिया था। हाँ, कृषि, पशुपालन और सबसे महत्वपूर्ण गर्त आवास यानी जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर घर बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। जमीन के अंदर घर बनाने का सीधा सा मतलब है कि मानव अब मौसम की मार से बचना सीख गया था और बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। और बस्तियां बसाने से लेकर समाज के निर्माण तक का ये सफर तब और भी रहस्यमय हो जाता है जब नवपाषाण काल के बाद लौह युग की एंट्री होती है। लौह युग के जो साक्ष्य नोट्स में मौजूद हैं वे सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोंडागांव जिले के धनोरा इलाके में सर्वेक्षणकर्ता कामले और मिश्र द्वारा जो खोज की गई वो काफी चौंकाने वाली है। जी, वहाँ 500 से अधिक महापाषाण स्मारक मिले हैं। इन स्मारकों को पटल्लुम और डॉल्मेन कहा जाता है। एक ही जगह पर 500 से ज्यादा विशाल पत्थरों का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन महापाषाण स्मारकों की संरचना को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। ये कोई आम पत्थर नहीं है। डॉल्मेन का मतलब होता है पत्थरों की ऐसी संरचना जो किसी मेज या टेबल जैसी दिखती है। मतलब कुछ बड़े पत्थरों को खड़ा करके उनके ऊपर एक विशाल चपटा पत्थर रख देना। एकदम सही। वही पटुलुम भी इसी तरह के विशाल स्मारक हैं जो कब्रों के ऊपर बनाए जाते थे। एक ऐसे दौर में जहां आज जैसी मशीनें नहीं थी, कई टन वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उन्हें एक खास आकार में खड़ा करना, ये बताता है कि उस समाज में एक बहुत ही मजबूत संगठन था। ये स्मारक जीवन, मृत्यु और परलोक से जुड़े उन आदिम इंसानों के गहरे विश्वासों का प्रतीक हैं। हाँ, अपने पूर्वजों की याद में इतना श्रम करना ये साबित करता है कि वे केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ चुके थे। पत्थरों की इस रहस्यमयी दुनिया से आगे बढ़कर जब साहित्यिक साक्ष्यों के पन्ने पलटे जाते हैं तो तस्वीर और भी साफ होने लगती है। ऋग्वैदिक काल के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्व दिशा के लिए समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि इस क्षेत्र के बारे में पहली लिखित जानकारी मानी जाती है। और फिर उत्तर वैदिक काल के साहित्य में आते आते नर्मदा नदी का एकदम स्पष्ट उल्लेख मिलने लगता है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो रामायण काल से जुड़ा है। जी, इन स्रोतों के अनुसार उस दौर में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और बस्तर के इलाके को दंडकारण्य कहा जाता था। इतिहास के नोट्स बताते हैं कि कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ था। और चूंकि राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए विवाह के बाद ये पूरा कोसल क्षेत्र राजा दशरथ के विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इन साहित्यिक साक्ष्यों को अगर भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक बहुत बड़े गलियारे की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल। दंडकारण्य का वो घना जंगल केवल एक भौगोलिक बाधा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां से कई पौराणिक कहानियों ने जन्म लिया। और केवल रामायण ही नहीं, महाभारत काल के साक्ष्य भी यहाँ बहुत मजबूती से मौजूद हैं। हाँ, भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। पुरातात्विक नोट्स में महासमुंद जिले के खल्लारी का जिक्र है, जहां लाक्षागृह और भीम के पदचिन्ह होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये कहानियां केवल मिथक नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि महाकाव्यों के युग में इस क्षेत्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत कितनी ज्यादा थी। और ये अहमियत महाजनपद काल में भी बरकरार रही। जब पूरे भारत में 16 बड़े महाजनपदों का उदय हो रहा था, तब ये क्षेत्र
चेदी महाजनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी शूक्तिमती थी। ये वो समय था जब पूरा भारत नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों के दौर से गुजर रहा था। पुराने कर्मकांडों से अलग हटकर नई विचारधाराएं जन्म ले रही थीं। जैसे जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार जो इस क्षेत्र में हुआ, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी की जानकारी सक्ती के गुंजी या दमाऊ देहरा से मिलती है। इसका मतलब है कि जैन धर्म की जड़ें यहाँ बहुत शुरुआत से ही मजबूत थीं। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो सिरपुर एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अवदान शतक नामक रचना में यह बताया गया है कि सिरपुर में बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने आनंद कुटी और स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, जब 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था तो उसने भी इस क्षेत्र की समृद्धि का जिक्र किया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ह्वेनसांग जैसे वैश्विक यात्री का यहाँ आना कोई संयोग नहीं था। बिल्कुल, ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा और सक्रिय धार्मिक केंद्र बन चुका था, जहाँ दुनिया भर से विद्वान ज्ञान की तलाश में आ रहे थे। और जहाँ ज्ञान और दर्शन होता है, वहाँ कला को पनपने का पूरा मौका मिलता है। मौर्य काल का जो हिस्सा इन नोट्स में है, वो सच में रोमांचक है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित जोगीमारा की गुफाओं की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। यहाँ से जो मौर्यकालीन शिलालेख मिले हैं, वो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में हैं। इन गुफाओं में देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कहानी उकेरी गई है। इसे अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये वैसा ही है जैसे आज लोग पेड़ों या ऐतिहासिक इमारतों पर अपने नाम उकेर देते हैं। हाँ, लेकिन ये आज से हजारों साल पहले की बात है। और सबसे खास बात जो सबको हैरान करती है, वो है सीता बेंगरा। इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना गया है, मतलब दुनिया का सबसे पुराना थिएटर। मंचन होता हो जहां दर्शक बैठ के कला का आनंद लेते हों, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहाड़ काटकर नाट्यशाला बनाना ये साबित करता है कि कला केवल राजमहलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो आम जनजीवन का हिस्सा बन चुकी थी। ध्वनि विज्ञान या एकॉस्टिक्स की जो समझ उस समय के कलाकारों को रही होगी, वो कमाल की है। और कला का ये विकास मौर्यों के जाने के बाद भी नहीं रुका। बिल्कुल, 72 से 200 ईस्वी के बीच जब सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा, तब भी वास्तुकला अपने चरम पर थी। सक्ती जिले के किरारी ग्राम के एक प्राचीन तालाब से 1921 में एक लकड़ी का स्तंभ मिला था। ये सच में चौंकाने वाला है कि 2000 साल पुरानी लकड़ी पानी के अंदर कैसे सुरक्षित रही। आज ये स्तंभ रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा है और सातवाहन काल के प्रशासनिक ढांचे की पूरी कहानी बयां करता है। सातवाहन काल की समृद्धि के जो साक्ष्य मिले हैं, वो केवल लकड़ी के स्तंभ तक सीमित नहीं है। गुंजी का जो शिलालेख है, उसमें दर्ज है कि राजा वरदत्त श्री ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी थीं। ये उस समय की अर्थव्यवस्था और धार्मिक विश्वास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन व्यापार के मोर्चे पर जो सबसे बड़ी जानकारी नोट से मिलती है, वो चक्करबाड़ा से प्राप्त रोमन कालीन स्वर्ण सिक्कों की है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से इलाके में रोम के सोने के सिक्के मिलना, ये वैसा ही है जैसे आज किसी दूर दराज के गांव में खुदाई करने पर विदेशी मुद्रा मिल जाए। ये साफ तौर पर बताता है कि उस दौर में इस क्षेत्र के व्यापारिक संबंध सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे। वे रोमन सिक्के एक बहुत बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। मसाले, कपड़े या कीमती पत्थरों का व्यापार रोम तक होता था और उसके बदले में वहां से सोना यहाँ आता था। लेकिन जहां इतनी समृद्धि होती है, विदेशी मुद्रा आ रही होती है, वहां सत्ता का संघर्ष होना बहुत स्वाभाविक है। वाकाटक, गुप्त और नल वंश का जो कालखंड है, वो इस पूरी कहानी का सबसे खूनी और राजनीतिक उथल-पुथल वाला हिस्सा है। प्रयाग प्रशस्ति के नोट्स अगर पढ़ें तो पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने जब अपना विजय अभियान शुरू किया तो उसने इस क्षेत्र के वाकाटक राजा महेंद्र सेन और नल वंश के राजा व्याघ्रराज दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इतने बड़े राजनीतिक टकराव और युद्धों के बीच भी साहित्य ने अपनी जगह बना ही ली। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय, जिन्हें दामोदर सेन भी कहा जाता था, उनका काल एक बहुत बड़ी साहित्यिक उपलब्धि का गवाह बना। उन्हीं के समय में संस्कृत के महान कवि कालिदास जी रामगढ़ की पहाड़ियों पर आए थे।
पहाड़ियों के उसी शांति के बीच बैठकर उन्होंने अपने विश्व प्रसिद्ध खंडकाव्य मेघदूत की रचना की थी। इसी मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत ही सुंदर अनुवाद किया। साहित्य के पन्नों पर भले ही मेघदूत की शांति दर्ज हो, लेकिन उस दौर की जमीन पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक शतरंज खेला जा रहा था। नल वंश और वाकाटक वंश के बीच का संघर्ष किसी आधुनिक थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हाँ, नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन ने एक दिन अचानक वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन पर हमला बोल दिया और उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जैसा कि सत्ता के खेल में होता है, वाकाटक शांत नहीं बैठे। बाद में वाकाटक राजा पृथ्वीसेन ने अपनी सेना तैयार की, नल वंश की राजधानी पुष्करी पर धावा बोला और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात थी। इस खूनी खेल के बीच गुप्त साम्राज्य का प्रभाव भी पीछे से अपना काम कर रहा था। उनके साक्ष्य हमें बहुत ही भव्य सिक्कों के रूप में मिलते हैं। अरंग से कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर मयूर यानी मोर का अंकन और उसमें रत्नों का जड़ा होना उस काल की बेहतरीन कारीगरी को दिखाता है। रायपुर के खैराताल से तो 215 गुप्तकालीन सिक्कों का पूरा जखीरा मिला है। वास्तुकला के मोर्चे पर भी नल वंश ने अपनी छाप छोड़ी। राजिम का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर नलवंशी शासक विलासत तंग द्वारा बनवाया गया था। नोट्स में इसे पंचायतन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया है। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ युद्ध हो रहे हैं, दूसरी तरफ महाकाव्य लिखे जा रहे हैं और इतने भव्य मंदिर बन रहे हैं। राजीव लोचन मंदिर की वो पंचायतन शैली ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बिल्कुल। पंचायतन का मतलब होता है एक ऐसी डिजाइन जहां मुख्य देवता का मंदिर बिल्कुल बीचों बीच होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं, बिल्कुल एक पंचायत की तरह, जहां मुखिया बीच में बैठता है। ये डिजाइन उस समय की वास्तुकला की गहरी समझ को दिखाता है। और इस पूरी उथल पुथल का मतलब ये है कि ये क्षेत्र कभी भी हाशिए पर नहीं था। सही कहा। ये शक्तिशाली राजवंशों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सांस्कृतिक वर्चस्व का मुख्य अखाड़ा था। और जब ये बड़े बड़े राष्ट्रीय राजवंश आपसी लड़ाइयों में कमजोर पड़ने लगे, तब जाकर क्षेत्रीय राजवंशों को उभरने का मौका मिला। 5वीं शताब्दी के आसपास का समय था जब राजर्षि तुल्य वंश अस्तित्व में आया। इनकी राजधानी आरंग थी। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र के आधार पर इसे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। इसकी ठीक बाद शर्भपुरीय वंश का उदय होता है, जो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। शर्भपुरीय वंश के नोट्स में एक बहुत ही खास बात छिपी है। इन्होंने अपने राजकाज में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू किया था। संस्कृत का ये प्रयोग केवल एक भाषा बदलने का फैसला नहीं था, ये सत्ता को एक नई धार्मिक और सांस्कृतिक वैधता देने का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। वे ये जताना चाहते थे कि उनका शासन वेदों और पुरानी परंपराओं के बिल्कुल अनुकूल है। इसी वंश के एक राजा हुए जयराज, जिन्हें मनमात्र या दुर्गराज भी कहा जाता था। उन्होंने ही उस शहर की नींव रखी जिसे आज हम दुर्ग के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए, उन पर गजलक्ष्मी की तस्वीर अंकित थी। गजलक्ष्मी यानी हाथियों द्वारा माता लक्ष्मी का अभिषेक किया जाना, जो कि अपार धन और समृद्धि का सीधा प्रतीक है। लेकिन इतनी समृद्धि और कूटनीति भी धोखे से नहीं बचा सकती। शर्वपुरिया वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्री थे जिनका नाम था इंद्रबल। ये कहानी किसी भी राजनीतिक साजिश को पीछे छोड़ सकती है। मंत्री इंद्रबल ने सत्ता हथियाने का अवसर देखा और अपनी ही राजा प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दी। एक राजा को उसी के मंत्री द्वारा मार दिया जाना और फिर एक नए राजवंश की नींव रखना, यहीं से पांडु वंश की शुरुआत होती है। सत्ता का ये तख्ता पलट भले ही धोखे से हुआ हो, लेकिन इतिहास का यही मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक हत्या से शुरू हुआ ये पांडु वंश विशेष रूप से सिरपुर के इलाके में एक ऐसे युग की शुरुआत करता है जिसे छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल या मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने खरौद में बहुत ही भव्य लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। केवल लक्ष्मेश्वर मंदिर ही नहीं, इसी संक्रमण काल के दौरान जब सत्ता एक वंश से दूसरे वंश के हाथों में जा रही थी, बिलासपुर के ताला गांव में प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ। इसे शर्मपुरी रानियों द्वारा बनवाया गया था। सिरपुर का ये पांडुवंश केवल मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खास लिपि के लिए भी जाना जाता है। इतिहास के नोट्स में पेटिका शीर्ष लिपि का बहुत जिक्र है।
ये एक ऐसी लिपि थी जिसके ताम्रपत्र आज भी देखे जा सकते हैं। पेटिका शीर्ष लिपि की बनावट ही इसे इतना खास बनाती है। इसे अंग्रेजी में बॉक्स हेडेड स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इस लिपि में अक्षरों के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक साधारण रेखा खींचने के बजाय छोटे छोटे चौकोर बक्से या पेटिकाएं बनी होती थीं। यह उस काल की कलात्मकता का एक बहुत ही बारीक उदाहरण है। भव्य शिव और विष्णु मंदिरों का निर्माण और ऐसी सुंदर लिपि का विकास, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतिहास में अक्सर ऐसा क्यों देखा गया है कि किसी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट या हत्या के तुरंत बाद ही कला, साहित्य और वास्तुकला का सबसे बड़ा विकास होता है? शायद जब नए शासक खून खराबे से सत्ता हासिल करते हैं तो वे जनता के बीच अपनी महानता और वैधता साबित करने के लिए भव्य मंदिरों और कला को सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। पांडुवंश का स्वर्णकाल इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या अद्भुत और लंबा सफर रहा ये। अगर हम इन सारे बिखरे हुए पन्नों और नोट्स को एक साथ रखकर देखें तो पूरी कहानी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाती है। हमने देखा कि कैसे सिंघनपुर की प्रागैतिहासिक गुफाओं में पत्थर के भद्दे औजारों से लेकर धनोरा के उन रहस्यमयी और विशाल महापाषाण स्मारकों तक मानव का विकास हुआ। फिर कैसे ये जमीन रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का हिस्सा बनी। सीता बेंगरा की उस नाट्यशाला में कैसे कला के बीज बोए गए। व्यापार इतना बड़ा कि रोम के सोने के सिक्के यहाँ खनकने लगे। और अंततः वाकाटक, गुप्त और नल वंश के उस खूनी सत्ता संघर्ष से होते हुए पांडु वंश के उन शानदार शिव और विष्णु मंदिरों के निर्माण तक की ये कहानी आकर ठहरती है। ये पूरा अध्ययन इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतिहास केवल पुरानी किताबों, धूल-खारे ताम्रपत्रों या बंद संग्रहालयों तक सीमित नहीं है। ये आज भी हमारे बिल्कुल आसपास जीवित सांस ले रहा है। आज भी जब कोई व्यक्ति दुर्ग शहर की सड़कों से गुजरता है तो अनजाने में ही सही वो 1500 साल पुराने राजा, जयराज या दुर्गराज की विरासत के ऊपर खड़ा होता है। आज भी जो प्राचीन सिक्के, पंचायतन शैली के मंदिर या पेटिका शीर्ष लिपि के अक्षर हम देखते हैं, वे हमें हमारे उन पूर्वजों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस पूरी सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी थी। ये सोचना ही अपने आप में रोमांच पैदा कर देता है। जिस तरह आज इन नोट्स के सहारे किरारी ग्राम के एक छोटे से तालाब से निकले उस 2000 साल पुराने लकड़ी के स्तंभ पर चर्चा हो रही है। यहाँ रामगढ़ की उन शांत पहाड़ियों की बात जहां बैठकर महाकवि कालिदास ने मेघदूत जैसी अमर रचना लिख दी। ये सब एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। यह सोचने वाली बात है कि आज भी इस क्षेत्र के घने अबूझ जंगलों की गहराई में और महानदी या नर्मदा जैसी नदियों की तलहटी में न जाने कितने ही अज्ञात राजवंशों के रहस्य दबे होंगे। जाने कितनी ही ऐसी लिपियां, कितने ही ऐसे रत्न जड़ित सिक्के और अनमोल कलाकृतियां होंगी जो अभी भी मिट्टी के नीचे अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी खोजकर्ता की कुदाल का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, इतिहास के पन्ने कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। और इसी रोमांचक विचार के साथ